Now, address by the Prime Minister. प्रधानमंत्री महोदय अब उपस्थित जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच पर विराजमान अरुणाचल के गवर्नर, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्रीमान निर्भय शर्मा जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान नवाब तुकी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी, केंद्र में रेल राज्य मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी, केंद्र में मेरे साथी और इसी धरती के संतान गृह राज्य मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, विधानसभा के स्पीकर श्रीमान नबाम रेबिया जी, राज्य सरकार के गृह एवं ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीमान तंगा जी, मुख्य सचिव श्रीमान रमेश नेगी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए अरुणाचल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय हिंद। शायद हिंदुस्तान में इसी प्रदेश के लोग ऐसे हैं जो किसी को भी जब ग्रीट करते हैं तो जय हिंद करके ग्रीट करते हैं। और सारे देश के लिए भारत के हर नागरिक के लिए अरुणाचल ने ये जो परंपरा बनाई है, ये परंपरा प्रेरणादायक है, अनुकरणीय है और इसके लिए मैं अरुणाचल के नागरिकों को उसकी इस महान परंपरा के लिए आदरपूर्वक वंदन करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए आज ये सौभाग्य की बात है कि राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर आपके बीच ये उत्सव बनाने का सौभाग्य मिला है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गवर्नर श्री दोनों दिल्ली रूबरू आए थे और मुझे आग्रह किया था कि आप आइए। अरुणाचल की जनता का प्यार इतना है कि मैं आए बिना रह नहीं सकता हूं। और मैं आज
अरुणाचल के उज्जवल भविष्य के लिए, यहां के विकास के लिए और एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए अरुणाचल का विकास एक ग्रोथ इंजन बने, अरुणाचल इतनी तेजी से आगे बढ़े कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को भी आगे बढ़ने की ताकत दे। क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से अरुणाचल ये सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां का जनसंख्या कम है लेकिन ताकत बहुत है। और इसलिए मैं आज इस राज्योत्सव को इस अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि पिछले 28 साल में आपने जितनी प्रगति की है उससे अनेक गुना प्रगति आने वाले 5 साल में आप कर पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज एक प्रकार से इस राज्योत्सव के अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात हो रही है कि आज अरुणाचल प्रदेश नाहरलगुन से दिल्ली, भारत की राजधानी से सीधा रेल से जुड़ जाएगा। करीब 2100 से भी अधिक किलोमीटर की लंबी यात्रा 38 घंटे में पार की जाएगी और ये न्यू एसी एक्सप्रेस इस राज्य के जन्मोत्सव पर भारत सरकार का एक अनमोल नजराना, एक अनमोल भेंट आज आपके चरणों में समर्पित करते हुए मैं गर्व अनुभव कर रहा हूं। इतना ही नहीं, अब आप नाहरलगुन से गुवाहाटी भी रात को बैठे, सुबह गुवाहाटी और रात को गुवाहाटी से बैठे तो सुबह सूरज उगते ही यहां पहुंच जाएंगे। आखिरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा रही है तो वो बाधा रही है कनेक्टिविटी। रेल, रोड, एयर, ये कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी उतनी इस क्षेत्र की ताकत राष्ट्र के विकास में काम आने वाली है। और एक प्रकार से आज अरुणाचल प्रदेश दिल्ली से जुड़ रहा है ऐसा नहीं है, आज पूरा हिंदुस्तान अरुणाचल प्रदेश के साथ जुड़ रहा है। देश आपसे जुड़ रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले दिनों में इस रेल यात्रा के कारण इतनी बड़ी मात्रा में यहां टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों के लिए आने की सुविधा बढ़ेगी, लोग ट्रेनें भर भर करके आएंगे और यहां की खूबसूरत वादियां देखेंगे, यहां के पेड़ पौधे, यहां के लोग, यहां का इतना शुद्ध माहौल शायद हिंदुस्तान में किसी एक जगह पे इतना अच्छा क्लाइमेट हो, एनवायरमेंट हो
तो शायद उस प्रदेश का नाम अरुणाचल है। जिस प्रकार के फल फूल अरुणाचल में होते हैं, वे अगर यहां की हवा शुद्ध न होती, यहां का वायु शुद्ध न होता, यहां की प्रकृति शुद्ध न होती, तो वो फूल फल यहां हो ही नहीं सकते थे इतनी बड़ी मात्रा में। और ये यहां के शुद्ध हवामान का परिचायक है। और ये ऐसे ही नहीं रहा है। आप लोगों ने प्रकृति को प्यार किया है, आप लोगों ने प्रकृति की पूजा के रहेगी और पूरे नॉर्थ ईस्ट को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कल मैं राजस्थान के आखिरी छोर पर था और आज हिंदुस्तान के पूरब के आखिरी छोर पर खड़ा हूं। और कल राजस्थान में मैं कृषि कर्मण अवार्ड दे रहा था। मैं अरुणाचल के लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि कल जो राजस्थान में अवार्ड दिए गए, उसमें नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों ने अवार्ड पाया है और एक अवार्ड पाने वाला हमारा अरुणाचल प्रदेश भी है। यहां के किसानों ने टोटल फूड ग्रेन्स के लिए कमेंडेबल अवार्ड प्राप्त किया है। मैं राज्य सरकार को, कृषि विभाग को और यहां के किसानों को इस सिद्धि के लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कल यहां के लोग मुझे राजस्थान में मिले थे और कल उनको राजस्थान में अवार्ड दिया गया है। ये सम्मान किसानों की मेहनत का सम्मान है। इन पहाड़ियों में भी, विपरीत प्राकृतिक अवस्था में भी कृषि क्षेत्र में उन्होंने जो नई सिद्धि प्राप्त की है, इसके लिए उनका अभिनंदन है। कल इनाम पाने वालों में आसाम भी है, मेघालय भी है और अरुणाचल भी है। नॉर्थ ईस्ट के इन तीनों राज्यों ने ये जो इनाम पाया है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज अरुणाचल को गति भी मिल रही है। आज अरुणाचल को ऊर्जा का भी आरंभ हो रहा है। और गति और ऊर्जा के बिना प्रगति संभव नहीं होती है। अगर प्रगति करनी है तो ऊर्जा भी चाहिए, गति भी चाहिए। रेल व्यवस्था आपको गति देती है और आज 132 केवी वोल्ट का पावर ट्रांसमिशन लाइन का भी शिलान्यास हुआ है। करीब करीब 3,200 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट है। ये जो रेलवे का प्रोजेक्ट किया, वो करीब करीब 4,200 करोड़ का प्रोजेक्ट। और आज अभी ये बिजली पहुंचाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन का काम होने वाला है, वो करीब करीब 3,200 करोड़ रुपयों की लागत से होगा। ये बिजली के खंभे, ये बिजली के तार सिर्फ घर में दिया जलाने का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ये ऊर्जा विकास यात्रा में अहम भूमिका अदा करती है। जैसे भारत सरकार ने रेलवे के विकास के लिए एक नया अभियान छेड़ा है, वैसा ही हमने सपना देखा है
क्या हमारे हर परिवार में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि मिले, ये आपका आशा पूरी हो, लेकिन ऐसे तो मिलेगी नहीं। बिजली उत्पन्न करनी पड़ेगी, बिजली पहुंचानी पड़ेगी, हर घर में लट्टू लगाना पड़ेगा, तब जाके बिजली पहुंचेगी। काम बड़ा कठिन है, काम बड़ा भगीरथ है, लेकिन किसी को न किसी को तो करना पड़ेगा। आपने मुझे आशीर्वाद दिए हैं इस भगीरथ काम करने के लिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाएंगे। आपके आशीर्वाद में ताकत है कि आपकी सारी आशा आकांक्षाएं पूरे हो सकती हैं। आपके आशीर्वाद में इतना दम है, देश के नागरिकों के आशीर्वाद में वो ताकत है कि आपके सपने पूरे होकर के रहेंगे। 24 घंटे बिजली, अगर हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हमें गरीबी से बाहर आना है, तो सिर्फ नारेबाजी से गरीबी नहीं जाती है। गरीबी से मुक्ति का रास्ता चुनना पड़ता है, रोड मैप बनाना पड़ता है और उस पर चल पड़ना पड़ता है। किसी घर में कमरे में अंधेरा हो और किसी को ले जाएं, बाहर एक कतार खड़ी कर दें और कहेगा आओ भाई ये अंधेरा दूर करो, एक जाएगा मानो और अंदर जाकर के पूजा पाठ में बैठ जाएगा, मंत्र तंत्र करता रहेगा, भूत प्रेत को बुलाता रहेगा। अंधेरा जाएगा क्या? जाएगा क्या? दूसरा क्यों बुलाएंगे? वो लेकर के कम्बल लेकर के अंदर से झपट मार रहा है, निकालो अंधेरे को, निकालो अंधेरे को, निकालो। निकलेगा क्या? कोई आकर के वहां पर एक छोटा सा दिया जलाएगा तो अंधेरा जाएगा कि नहीं जाएगा? उजाला आएगा कि नहीं आएगा? ये गरीबी को भी हटाना है तो हम सिर्फ नारेबाजी करते रहेंगे तो गरीबी नहीं हटती है। 40 साल से हम ये नारे सुनते आए हैं। गरीबी हटाने की जड़ी बूटियां पकड़नी पड़ेगी, उन जड़ी बूटियों को लेकर के निकलना पड़ेगा जो जड़ी बूटी गरीबी को हटाती है। सबसे बड़ी जड़ी बूटी होती है शिक्षा। अगर हम गरीब के घर में अगर हर बच्चों को शिक्षित करें, हर गरीब के झोपड़ी में भी अगर लिखने पढ़ना पहुंचा दें, तो वो शिक्षा गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की उसको ताकत देती है और एक ही पीढ़ी में वो गरीबी से बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से एक और रास्ता है बिजली। उसके परिवार को अगर बिजली से जोड़ा जाए तो उसके बच्चों को पढ़ने की सुविधा बढ़ती है, वे कंप्यूटर सीखना शुरू करते हैं, वे रात देर तक पढ़ पाते हैं, औरों के साथ स्पर्धा में खड़े रह सकते हैं और खड़े रह करके वे शिक्षा और दीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऊर्जा आती है तो गांव में छोटे मोटे कारोबार शुरू होते हैं, छोटे मोटे उद्योग शुरू होते हैं। किसान है तो अपनी फसल को संभालने के लिए व्यवस्था कर सकता है, उसमें से वैल्यू एडिशन कर सकता है, मूल्य वृद्धि कर सकता है। छोटे मोटे उद्योगों का नेटवर्क खड़ा होता है जो गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा साधन बनता है। और इसलिए
आज ये जो 3200 करोड़ रुपयों के लागत से ट्रांसमिशन लाइन लगाई जा रही है, वो गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के हमारे अभियान का हिस्सा है। आपकी गरीबी को हटाने का ये हमारा एक रास्ता है। उस रास्ते को लेकर के हम आज आपके पास आए हैं। उसी प्रकार से हमने पिछले दिनों शिक्षा के क्षेत्र में एक किसान विकास योजना बनाई है। ये नॉर्थ ईस्ट के विकास की एक बृहद योजना बनाई है और उस बृहद योजना के अंदर नॉर्थ ईस्ट के जो होनहार बालक हैं, भले ही गरीब क्यों न हो, ऐसे 1000 बालकों को पसंद करके उनको स्पेशल स्कॉलरशिप दे करके उनकी अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो, उस पर हम बल दे रहे हैं, जिसके कारण गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो भी हमारा एक मजबूत सिपाही बन जाए, हमारा साथी बन जाए, पढ़ लिख करके वो भी गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे। गरीबी से मुक्ति पाने के लिए हमने इन रास्तों को चुना हुआ है और उन रास्तों के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। आज एक तीसरे प्रोजेक्ट का भी प्रारंभ हुआ है और वो तीसरा प्रोजेक्ट है, जो लोग टीवी पर ये भाषण सुन रहे हैं, उनको ये सुनकर के जरा आश्चर्य होगा। ये जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो ईटानगर के नागरिकों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने का प्रोजेक्ट है। करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा लागत ईटानगर के लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिले। आज राज्य के 29वें जन्मदिन पर ईटानगर के नागरिकों को शुद्ध पानी पहुंचाने का ये प्रोजेक्ट अर्पित करते हुए मेरे मन को आनंद भी होता है, थोड़ी पीड़ा भी होती है। जब दुनिया जानेगी कि ईटानगर राजधानी यहां के लोगों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने में आजाद हिंदुस्तान को 60 साल लग गए, ये जब सुनता हूं तो पीड़ा होती है। लेकिन आज जब शुद्ध पीने का पानी पहुंच रहा है तो मन में संतोष होता है कि चलो भाई, कुछ अच्छे काम मेरे ही नसीब में लिखे हुए हैं। और इसलिए, लेकिन इतने पहाड़ हो, भरपूर पानी हो, जितना पानी नॉर्थ ईस्ट के पास है, हिंदुस्तान में औरों के पास नहीं है। लेकिन फिर भी ये इलाका प्यासा है, इससे बड़ी पीड़ादायक क्या बात हो सकती है। समंदर के तट पर रहने वाला प्यासा हो वो तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि समंदर विराट होने के बाद भी उसका पानी पीने योग्य नहीं होता है। लेकिन यहां तो शुद्ध पानी होता है, लेकिन पानी आता है, चला जाता है। हमारे यहां कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी ये पहाड़ के काम नहीं आती है। ऐसा कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। जो जवान होता है पहाड़ में, वो जितना जल्दी से जवान होगा वो अपना पहाड़ छोड़ करके रोजी रोटी कमाने कहीं चला जाता है। सेना में चला जाएगा या दिल्ली चला जाएगा, मुंबई चला जाएगा, मेहनत मजदूरी करेगा, रोजी रोटी कमाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि अपने जहां रहता है वहां रोजी रोटी के संसाधन नहीं होते हैं।
अपने बूढ़े मां बाप के लिए जवानी अपनी जिन पहाड़ों में बिताई, उन पहाड़ों को छोड़ करके घनी आबादी वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। पहाड़ का पानी भी कितना ही पानी पहाड़ पर आए, पहाड़ के काम नहीं आता है। वो आता है, चला जाता है, बह जाता है। लेकिन मुझे इस कहावत को बदलना है। मुझे पहाड़ की सकल सूरत ऐसे बदलनी है कि पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आए और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आए। और आज का विज्ञान, आज की टेक्नोलॉजी ये संभव कर सकती है। ये पहाड़ का पानी कैसे काम आएगा? भाइयों बहनों, मैं अरुणाचल के भाइयों से आग्रह करने आया। आपके पास पानी एक बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को पहचानिए। आपकी जवानी और आपका पानी दोनों दमदार है। अगर आप इसकी ताकत नहीं समझोगे और ये पानी बहता ही चला जाएगा, तो जैसे जवानी चली जाती है, पानी भी चला जाएगा और प्रगति ठहर के आएगी, प्रगति रुक जाएगी। मैं जानता हूं अरुणाचल प्रदेश के लोग कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, पावर प्रोजेक्ट, उसके विषय में उनकी राजी नाराजी है। किसी समय नेपाल में भी ऐसा ही था, भूटान में भी ऐसा ही था। नेपाल के साथ हमने समझौता किया, भूटान के साथ हमने समझौता किया और वहां भी उतना ही पानी है जितना अरुणाचल प्रदेश में है। और वहां पर बिजली के कारखाने लगाने के लिए भारत सरकार जुड़ी है। अकेली बिजली के माध्यम से नेपाल और भूटान की पूरी आर्थिक ताकत बदल जाएगी। सुखी देशों में वो परिवर्तित होने वाले हैं। और पानी से बिजली निकाल करके वो बिजली हिंदुस्तान खरीदेगा और कमाई भूटान और नेपाल को होगी। भाइयों बहनों, हिमाचल प्रदेश ने हमारे देश में पानी में से बिजली में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। हिमाचल की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। ये ताकत आपके अंदर भी है। ये बात सही है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए जिन लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, जिन लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है, उनके लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोनों चीजों पर बल देना चाहिए। कोई गरीब से गरीब परिवार दुखी नहीं होना चाहिए। उनको कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। पहले से अच्छी जिंदगी का अवसर मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ बिजली पैदा करने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश ने आगे बढ़ना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान को उजाला दे सकता है। हिंदुस्तान क्या अरुणाचल प्रदेश को उजाला देगा? यह ताकत आप में पड़ी है। उस ताकत को अगर आप पहचानेंगे तो अरुणाचल का भाग्य बदल जाएगा। और इसलिए मैं आपके साथ जुड़ करके काम करना चाहता हूं। आपसे कंधे से कंधा मिला करके काम करना चाहता हूं। मैं आपके सेवक के रूप में आपके पास आया हूं, आपके साथी के रूप में आया हूं। आइए हम मिल बैठ करके सिर्फ 132 में वोट की क्यों, हम पूरी ताकत से भी व्यवस्था क्यों खड़ी न करें। अरुणाचल हमारे साथ चले, हम अरुणाचल के साथ चले, हम कंधे से कंधा मिला करके चलें। आप देखिए दुनिया बदलती है कि नहीं बदलती है। सोलार एनर्जी, इन दिनों अपना अभियान चलाए। सोलार एनर्जी, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, 5-10 परिवार रहते हैं, मुझे उनको भी बिजली पहुंचानी है। सोलार योजना के माध्यम से पहुंचानी है।
ताकि गरीब के घर में दिया जले और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो मेरा सिपाही बने। मुझे गरीबों की फौज तैयार करनी है। इसी फौज से मुझे गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और गरीबी से देश को मुक्ति दिलाने में सफलता पाके रहना है। और इसलिए ऊर्जा हो, शिक्षा हो, इन माध्यमों से आगे चलना है भाइयों। आज ईटानगर को शुद्ध पानी पहुंचने वाला है और आने वाले दिनों में ये व्यवस्थाएं टूरिज्म को भी बल देती है, टूरिज्म को भी ताकत देती है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दें, हम विकास की नई योजनाओं पर बल दें और इन योजनाओं के माध्यम से हम नई नई स्थितियों को पाने का प्रयास करें। पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए 2014-15 के बजट में 53,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ विकास की नई नई योजनाओं को हमने बनाया है। ये कम रकम नहीं है, पाई पाई का उपयोग होना चाहिए। आप समझ गए? पाई पाई का उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पैसा जनता का है कि नहीं है? ये जनता के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये किसी की जेब में नहीं जाना चाहिए ना। हर पाई पाई का हिसाब मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मेरे से भी मांगना। मैं जवाबदार हूं, आपको जवाब दूंगा। और सरकार राज्य की हो या केंद्र की हो, जनता को जवाबदेह होनी चाहिए। पैसों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। अगर पाई पाई योजना के साथ सही रंग से सही जगह पे खर्च की जाए, समय पे खर्च की जाए, तो हिंदुस्तान कहीं से कहीं पहुंच सकता है। यह आपको मैं विश्वास दिलाने आया हूं भाई। भाइयों बहनों, हमने आने वाले दिनों में यहां पर एफएम रेडियो के लिए भी बड़ा नेटवर्क खड़ा करना तय किया है। कुछ ही समय में करीब करीब 18 नई एफएम चैनल जिसका ऑक्शन होने वाला है, जिसका लाभ जरूर मिलेगा। 2G, 3G, 4G, अब मोबाइल फोन के बिना लोग जी नहीं सकते, वो जीवन का हिस्सा बन गया है। लेकिन अगर कनेक्टिविटी नहीं है, स्लो है, तो आदमी तंग आ जाता है। उस स्थिति को बदलने के लिए भी नॉर्थ ईस्ट को विशेष लाभ कैसे मिले, उस दिशा में भी हमने काम प्रारंभ किया है। 6 नई एग्रीकल्चर कॉलेज। नॉर्थ ईस्ट की अपनी एक ताकत है। नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का ऑर्गेनिक फार्मिंग का कैपिटल बन सकता है। यह ताकत है। आज भी नॉर्थ ईस्ट में केमिकल फर्टिलाइजर की आदत कम है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का जितना ब्रांडिंग होना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट दुनिया के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पाने का एक बहुत बड़ा कैपिटल बन जाए और दुनिया में जो भी लोग होलिस्टिक हेल्थ केयर में विश्वास करते हैं, वो ऑर्गेनिक चीजें पसंद करते हैं, वो यहां के फल हो, यहां का अनाज हो, ये ऑर्गेनिक चीजें उनको बाजार में मिलेगी। दुनिया आपके यहां आकर के खड़ी रह जाएगी माल खरीदने के लिए और रुपया डॉलर में जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई। ये ताकत है नॉर्थ ईस्ट में और हम इसके लिए 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को चालू करने वाले हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम काम देने वाले हैं। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, हमने एक और काम शुरू किया है। पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों को छोटा सा भी काम हो तो दिल्ली जाना पड़ता था। बार बार मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अफसर हो, जब भी देखो दिल्ली। क्यों?
क्योंकि दिल्ली वाले यहां देखते नहीं थे। हमने बदल दिया है। मैं मेरे मंत्रियों को महीने में 2 बार यहां भेजता हूं, दौरा कर रहे हैं और पूछने लगे हैं कि बताओ भाई पैसे भेजे थे क्या हुआ, हिसाब मांगना शुरू किया है। मैं भारत सरकार के अफसरों को लगातार भेज रहा हूं। डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा अफसर आते हैं, वरिष्ठ अफसर आते हैं, यहां के अफसरों के साथ बैठते हैं, बताओ भाई क्या कठिनाई है, हम रास्ता निकालेंगे। ये जिम्मेवारी है और भारत सरकार प्रोएक्टिव होकर के जिम्मेवारी निभा रही है। पिछले 2 महीने से काम मैंने शुरू किया है। आने वाले दिनों में ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और इन दिनों मैं मेक इन इंडिया का अभियान चला रहा हूं। लेकिन मैंने डोनर मिनिस्ट्री से कहा है कि जैसे मेक इन इंडिया का हमारा अभियान है, लेकिन डोनर मिनिस्ट्री के लोग मेक इन नॉर्थ ईस्ट उसका पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करें, योजना बनाएं। मेक इन नॉर्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर योजना बनाएं। इस पर काम चल रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में विकास की नई ऊंचाइयों पर हम नॉर्थ ईस्ट को ले जाएंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, राज्य के स्थापना दिवस पर आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला। आपने मेरा स्वागत सम्मान किया, प्यार दिया और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां आए और मैं देख रहा हूं वहां पहाड़ियों पर ही भीड़ ही भीड़ है। हर मंजिल पर कोई न कोई खड़ा है। चारों तरफ अरुणाचल प्रदेश का यह प्यार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब दिल्ली हर पल आपकी सेवा में तैनात है और मैं आपका सेवक दिल्ली में बैठा हूं। मैं आपके लिए काम करने के लिए हर पल तैयार हूं और आज इस राज्य के स्थापना दिवस के फेस्टिवल को, उसका उद्घाटन करते हुए मुझे गर्व हो रहा है और मैं इस फेस्टिवल का उद्घाटन घोषित करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरे हाथ ऊपर करके बोलिए, जय हिंद। पूरी ताकत से बोलिए। आप लोग तो जय हिंद पूरे हिंदुस्तान को सुनाते हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके आशीर्वचनों तथा मार्गदर्शन के लिए हम पूरे अरुणाचल प्रदेश की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।